नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल। स्वागत है आपका वकालत की दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस नियम या प्रावधान पे चर्चा और परिचर्चा करेंगे वो है दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 9। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 9 ये प्रावधान करती है कि जब तक वर्जित न किया जाए, जब तक कि वर्जित न हो, दीवानी न्यायालय को हर प्रकार के दीवानी मामलों को सुने जाने का अधिकार होता है। दोस्तों, इस प्रावधान को समझने के लिए और इस प्रावधान में दिए गए कंडीशन को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम एक उदाहरण का सहारा लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि रमेश ने एक भूखंड का क्रय किया, यानी कि एक भूखंड परचेस किया, खरीदा। उस भूखंड से संबंधित जो सेल डीड थी, यानी कि साठे करार, जिसे विक्रय करार भी कहते हैं, वो रमेश के नाम पे पंजीकृत हो गया, पूरी प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी वगैरह भर के, ठीक है ना। उसके पश्चात रमेश ने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, यानी कि जो राजस्व दस्तावेज होते हैं राज्य सरकार के द्वारा जो संभाले जाते हैं, रखे जाते हैं, उस राजस्व डॉक्यूमेंट्स में भी, राजस्व दस्तावेजों में भी अपना नाम अंकित करवा लिया है, यानी कि उसका नाम इस भूखंड के मालिक के रूप में प्रमाणित हो चुका है। उसकी एक म्यूटेशन एंट्री हो चुकी है और 7/12 और 6/12 के अंतर्गत उसका नाम आ चुका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार रमेश का जो मालिकाना हक, हित और अधिकार है वो पूरी तरह से क्लियर और मार्केटेबल है, ठीक है ना। अंग्रेजी में कहते हैं कि The title of Ramesh in respect of the particular property is clear and marketable. Now, अब देखिए, एक रहीम आता है और उस प्लॉट पे एक झोपड़ी बना देता है अनऑथराइजली, अवैधानिक और अवैधिक रूप से अतिक्रमण करके रमेश के प्लॉट पर उसने एक झोपड़ी बना दी और उसमें रहना चालू कर दिया। अब रमेश को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने प्लॉट पे जाता है और रहीम को वहां से बाहर निकलने के लिए कहता है और झोपड़ी को तोड़ने के लिए कहता है। रहीम गुंडागर्दी पे उत्पन्न हो जाता है। वो बोलता है कि नहीं, ये प्लॉट खाली था, मुझे नहीं मालूम किसका है, मैंने इस पे अपना झोपड़ी बना लिया है, इसलिए मेरा प्लॉट है। अगर आपने इसको तोड़ा तो मैं पुलिस में जाऊंगा। अब रमेश के पास भी मौका है कि वो अपने दस्तावेजों को लेकर पुलिस में जाके शिकायत पत्र यानी कि फरियाद दाखिल करे। परंतु अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं और आप इस प्रकार के मामलों को लेकर पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस का स्पष्ट रूप से ये मानना होता है कि ये इस प्रकार के जो मामले होते हैं वो दीवानी मामले होते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला नहीं बनता है, अतः आपको दीवानी न्यायालय में जाना चाहिए, यानी कि सिविल कोर्ट में जाकर उचित आदेश प्राप्त कर लेना चाहिए। तो इसलिए अब रमेश के पास क्या है कि वो अपने संपूर्ण दस्तावेजों के साथ दीवानी न्यायालय में जाए और रहीम जो एक अतिक्रमणकारी है उसको अपने भूखंड से बाहर निकालने की आदेश प्राप्त करे। परंतु प्रश्न यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि जो रमेश है वो किस अधिकारिता वाले न्यायालय में अपना वाद दाखिल करेगा, पहली बार, प्रथम बार। तो अब इसके लिए हमें जरा सा भारतीय न्यायालयों की परिपाटी को देखना पड़ेगा। सर्वप्रथम हमारे ध्यान में आता है दीवानी न्यायालय कनिष्ठ वर्ग, जिसे हम सिविल जज जूनियर डिवीजन कहते हैं। उसी के समकक्ष आता है, उससे थोड़ा सा ऊपर होता है पिक्यूनरी जुरिडिक्शन के आधार पर और विषय वस्तु के आधार पर सिविल जज सीनियर डिवीजन, यानी कि दीवानी न्यायालय वरिष्ठ वर्ग, ये होता है। अब इनके ऊपर होते हैं जिला न्यायालय, जिनके पास अपील करने की भी अधिकारिता होती है, यानी कि अपील पर सुनवाई करने की भी अधिकारिता होती है। ये जिला न्यायालय होते हैं। जिला न्यायालय से ऊपर होता है उच्च न्यायालय, जिसमें हम याचिकाएं फाइल करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 226, 227 के अंदर याचिकाएं फाइल की जाती हैं। पुनर्विलोकन याचिका फाइल की जाती है ना, रिवीजन एप्लीकेशन फाइल किए जाते हैं, अपील वगैरह फाइल किए जाते हैं, वो उच्च न्यायालय हो जाता है। उसके बाद सबसे ऊपर आता है सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारे पास अब रमेश के पास ये 4 या 5 विकल्प हैं, जैसे सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट।
ठीक है ना। अब प्रश्न यहाँ पे ये है कि प्रारंभिक वाद जो होगा वो किस न्यायालय में दाखिल होगा। अब यहीं पे हमारी जो दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 9 है वो हमारा सहयोग करती है। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 9 क्या कहती है कि जब तक किसी विधि द्वारा वर्जित न हो, दीवानी न्यायालय हर प्रकार के दीवानी मामलों का निपटारा करेंगे, यानी कि उनकी सुनवाई करेंगे और उस पर उचित निर्णय लेंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, एक शर्त है, जब तक किसी विधि द्वारा वर्जित न हो। अब इस कंडीशन को समझने के लिए हमें एक उदाहरण लेना पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है ना, महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम। तो महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है कि महाराष्ट्र में जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी होती हैं, यानी कि सहकारी गृह निर्माण संस्थाएं होती हैं, उन सभी से संबंधित जितने भी वाद और विवाद होते हैं उनके लिए प्रावधान महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत दिया गया है। और इन पर सुनवाई करके निर्णय करने के लिए सहकारी न्यायालयों की स्थापना की गई है, यानी कि कोऑपरेटिव कोर्ट्स की स्टैब्लिश किए गए हैं। तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत सुने जाने वाले सभी मामले, चूंकि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव कोर्ट्स में सुने जाते हैं, इसलिए ये सामान्य दीवानी न्यायालयों के अंतर्गत वर्जित किए गए हैं। उनके अंतर्गत इनकी सुनवाई नहीं होती है, उनको ये अधिकारिता नहीं होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम सरफेशाई एक्ट के बारे में जानते हैं, या आईबीसी कोड यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत जो मामले आते हैं, सरफेशाई एक्ट से रिलेटेड जो मामले आते हैं उसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि उसके लिए डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बना हुआ है, यानी कि डीआरटी बना हुआ है, उसमें सुनवाई होती है। इसलिए ये मामले सिविल कोर्ट्स में नहीं जाते। इसी प्रकार आईबीसी कोड के अंतर्गत जो मामले आते हैं उनके लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बना हुआ है, एनसीएलटी बना हुआ है, उसमें वो सारे मामले सुन लिए जाते हैं, इसलिए ये दीवानी न्यायालयों में नहीं आते हैं। तो इस शर्त का इस उदाहरण से हम तात्पर्य समझ सकते हैं कि जब तक किसी विधि द्वारा वर्जित न हो, सारे दीवानी मामले दीवानी न्यायालय द्वारा सुने जाएंगे और उनका निपटारा किया जाएगा। तो अब यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई कि जो प्रारंभिक न्यायालय है वो हमारा सिविल जज जूनियर डिवीजन है या फिर सिविल जज सीनियर डिवीजन है। सिविल जज जूनियर डिवीजन में रेगुलर सिविल सूट फाइल किए जाते हैं और सिविल जज सीनियर डिवीजन में स्पेशल सिविल सूट फाइल किए जाते हैं जो प्रेयर्स पे आधारित होते हैं। तो अब शायद ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि धारा 9 जो दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 9 है वो उसका प्रावधान हमें किस बात की ओर संकेत करता है। तो जब भी आप किसी भी सिविल सूट की प्रारंभिक अवस्था में होते हैं और पहली बार कोई सिविल सूट फाइल किया जाता है तो दोस्तों वो दीवानी न्यायालय के अंतर्गत आता है, जब तक कि वो किसी विधि द्वारा वर्जित न किया गया हो, जो कि एक उदाहरण के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की और खुद भी समझने की कोशिश की। तो इस प्रकार आप इस बात को गांठ बांध लें, जो हमारा प्रारंभिक न्यायालय है उसे हर प्रकार के दीवानी मामलों को सुने जाने का अधिकार प्राप्त होता है जब तक कि किसी विधि द्वारा वर्जित न हो। और किसी विधि द्वारा वर्जित न होने का जो तात्पर्य है वो मैंने एक उदाहरण के साथ आपके साथ चर्चा और परिचर्चा की। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इसी प्रकार विधि पर चर्चा और परिचर्चा करते रहें। विधि का विधान जो हमारे दीवानी प्रक्रिया संहिता में और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में या फिर हमारे साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दिए गए हैं वो चर्चा और परिचर्चा करने के दौरान ही स्पष्ट हो सकते हैं। अतः आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए धारा के साथ, दीवानी प्रक्रिया की एक धारा 11 जो कि रेस जुडिकेटा के बारे में प्रावधान करती है, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।